हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना। और आपके लोगों की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो चलिए, हम लोग सैम्पल पेपर के ऊपर बात कर रहे थे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द 31st क्वेश्चन। 30 तक हम लोगों ने कर दिए हैं। पार्ट 9 तक हमारे 9 वीडियोज़ सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग मैंने डाल दी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 31 क्वेश्चन से, ठीक है बात। तो 2 वीडियो और रहेंगी लगभग, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जा रहा है, तो 2 वीडियो आपको और देखनी पड़ेंगी। देन ये पूरा का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बात। चलिए बात हम लोग करते हैं बिना देर किए हुए। 31st क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड्स एंड द सब हेड इफ एनी, है ना। जरूरी नहीं है कि हर किसी की सब हेड हो, बट अगर हैं तो लिखनी है। इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है बात बेटे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंपनी का जो शेड्यूल 3 है, उस शेड्यूल 3 वाले चैप्टर से है। ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चैप्टर होगा 12th में, उस चैप्टर पे पूरी कमांड हम लोग की होनी चाहिए, तब जाकर ये क्वेश्चन बनने पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है बात। फिर भी मैं जितना इस पेपर में फिलहाल आ रखा है मैं इसको बता दे रहा हूँ। और बाकी इसकी एक ब्रीफ नॉलेज वाली एक वीडियो, कुछ आधे एक घंटे की वीडियो, मैं देखता हूँ कितना शॉर्ट हो सकता है, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, है ना। अगर आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आना कन्फर्म है इस वाले सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से, तो कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बात। तो पहला हमसे कहता है कि भाई करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं, प्रोविजन और फॉर वारंटीज हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस हैं, कैपिटल एडवांसेस हैं, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है। तो इतनी चीज़ इससे हमने पूछी है कि इनकी हेडिंग क्या बनेगी और सब हेडिंग क्या बनेगी, ठीक है बात। तो मैंने आंसर पूरा लिख दिया है, उस आंसर को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो किस तरीके से हम लोग इनको समझते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस ने आना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया बेटा बैलेंस शीट का होना चाहिए, है ना बात। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला आइटम हमारे पास है। देखो इसकी जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ना, वो किस तरीके से होगा। यहाँ आइटम हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, तो हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है बात। जैसे हेडिंग क्या हुई, देखो हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एक हेडिंग है, उसकी फिर सब हेडिंग हमारी जो बात करें, जिसके बात करें ना सब हेडिंग की, तो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल हम लिख दे रहे हैं उसके अंदर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दे रहे हैं, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस लिख दे रहे हैं, तो ये सब हेडिंग कहलाती है, ठीक है बात। अब यहाँ देखें हम लोग क्या क्या है। पहला हमें दे रखा है करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म, देखो एक बात आई है लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट क्या होते हैं भाई, वो डेट्स जो हमें 1-2 साल बाद चुकाने होते हैं, काफी लंबे टाइम बाद चुकाने होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका डिबेंचर हुआ, तो डिबेंचर हमने लिया है, ठीक है, वो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बात बोली है करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, उनका जो इंटरेस्ट है, मान लिया उनका कोई इंटरेस्ट है, वो करंट मेच्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है बात। वो करंट मेच्योरिटीज के अंदर आता है, जो यानी अपने वो जो इंटरेस्ट है उस पर वो चुकाना है ना। वो अगर आपने चुकाना है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट मेच्योरिटीज कहते हैं। मतलब ऐसे एक एग्जांपल है ये, तो इसे हम करंट मेच्योरिटीज कहते हैं। यानी अगर करंट मेच्योरिटीज हैं, ये इंटरेस्ट हमें साल के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, तो भाई क्या होगी, हेडिंग क्या आएगी, करंट लाइबिलिटीज। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर चुकाना है, अगर ऐसा है तो करंट लाइबिलिटीज है। बट ये जो करंट लाइबिलिटी है पैदा क्यों हुई, बट हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहेंगे, इसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहेंगे। अदरवाइज हमारा लॉन्ग, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉन्ग टर्म डेट हमारी जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बट जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उन पर जो इंटरेस्ट आया ना, वो इंटरेस्ट हमारी क्या कहलाती है, करंट मेच्योरिटीज कहलाती है, ठीक है बात। अगर वो करंट मेच्योरिटीज हमने साल भर के अंदर पे करने हैं तो उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे, और इनकी सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहलाती है, ठीक है बात। दुनिया भर की जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग होंगी, वो आपकी करंट लाइबिलिटी ही होंगी, ठीक है बात। अगली बात हम लोग करते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर। वी नो वेरी वेल कि फर्नीचर और फिक्चर्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। फर्नीचर हम लोग को पता है, फिक्चर एक बार नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम लोग को ये तो पता है ना कि फर्नीचर क्या होता है। अब अगर फर्नीचर हम लोग को समझ में आ रहा है तो फर्नीचर भाई क्या है, करंट एसेट्स है क्या, नहीं, क्या है ये नॉन करंट एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट्स आप बोल देंगे, लेकिन आप फिक्स्ड एसेट्स वाला शब्द यूज नहीं करेंगे, आप नॉन करंट एसेट वाला यूज करेंगे। तो हमने हेडिंग बनाई नॉन करंट एसेट्स, यानी अगर फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं तो वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती हैं बच्चे, ठीक है बात। अच्छा, इसकी सब हेडिंग क्या बन सकती है। अब वो सब हेडिंग, वो प्रॉपर्टी आप लिख लिए, आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए तब भी तो चलेगा, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखिए तब भी चलेगा, या सिर्फ टेंजिबल एसेट लिख दीजिए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है बात। आई होप बात क्लियर हुई होगी। प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी और गारंटी 2 शब्द आपने सुने होंगे। जब भी आप मार्केट से कुछ खरीदते हैं ना, अक्सर चीजों में जो ठीक ठाक थोड़ा सा 10-12 हज़ार की होती है, उनमें हमको वारंटी मिला करती है। वारंटी का मतलब हम लोग को ये है कि अगर 1 साल में वो खत्म हो गई चीज या खराब हो गई तो हम उसे वापस कर लेंगे, वो चीज रिप्लेस हो जाएगी, ये वारंटी का मतलब हुआ। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है बेटे, प्रोविजन कर रखा है। तो वारंटी के लिए कंपनी प्रोविजन करके रखती है, क्योंकि हो सकता है कुछ 2-4 आइटम, 10-15 आइटम, 20 आइटम, मतलब जब कंपनी करोड़ों के हिसाब से टर्नओवर करती है ना, तो उनमें से कुछ आइटम तो होंगे ना ऐसे जिन पर कंपनी
का जो वारंटी वाला मामला है वो चलता होगा, यानी कोई चीज़ बनाई और खराब हो गई 1 साल के अंदर तो वो वापस हो जाएगी, फिर हमको नई देनी पड़ेगी कस्टमर को। अगर ऐसा है तो कंपनी को अल्टीमेट लेवल पर नुकसान होगा, तो उस नुकसान से बचने के लिए कंपनी क्या करती है बेटे, प्रोविजन सेविंग करती है। तो प्रोविजन फॉर वारंटी हम लोगों ने कर रखी है। अब अगर ये प्रोविजन फॉर वारंटी कर रखे तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1 साल के अंदर ही हो जाएगा, 1 साल के बाद ही होगा। जो चीज़ आज हमने मैन्युफैक्चर करी वो 1 साल बाद खराब होने के चांस होंगे ना, क्योंकि मेच्योरिटी जो मिलती है ना, इसकी जो वारंटी मिलती है वो 1 साल की मिलती है कम से कम। तो क्या आया, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आया, क्योंकि 1 साल बाद पे करना होता है, तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आया। ठीक, अगर नॉन करंट लायबिलिटी है 1 साल बाद वाली बात है तो हम इसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मत बोल दिएगा कि आपने बोरो कहीं से नहीं कर रखा, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा बच्चे। ठीक बात। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने शेयर इशू करे ना मान लिया, तो आपने कोई कॉल इन एडवांस कर दी तो वो इनकम रिसीव इन एडवांस हुई। अगर ऐसा है तो ये कहाँ जाएगा भाई, करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा, क्योंकि अगर आपने इनकम रिसीव इन एडवांस कर रखा है तो करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर उसका तामझाम करना पड़ता है, तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। ठीक बात। अब ये करंट लायबिलिटी की ये जो है ना इनकम रिसीव इन एडवांस, इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेड नहीं बनता, तो हम कहाँ डाल देते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज। यानी बैलेंस शीट में जिन भी हेड्स के लिए मुझे प्रॉपर हेड नहीं मिलते ना, उन्हें आप डालिए अदर करंट लायबिलिटी या फिर अदर करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है बात करें कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस क्या है, हम जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पहले से ही पेमेंट कर देते हैं ना, एडवांस में पेमेंट करते हैं। मतलब मान लिया कोई चीज 1 करोड़ रुपए की है, तो मैंने 2 लाख रुपए उसको कह दिया फिलहाल दे दिया कि भाई तो मेरे नाम पर इसको रिजर्व कर दे, मैं इसको लूंगा एक 5-7 महीने में, तो 2 लाख रुपए में उसको एडवांस देकर आया। वो 2 लाख रुपए जो मैंने उस एसेट्स को खरीदने के लिए एडवांस में दे रखा है, उन्हें बोलते हैं कैपिटल एडवांसेस। ठीक बात। आप सोच के देखो जरा कैपिटल एडवांसेस क्या होते होंगे। मैंने कोई किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको पैसा एडवांस में दिया हुआ है, उसे बोल रहे हैं कैपिटल एडवांसेस। क्या होता होगा, नॉन करंट एसेट्स होगा कि नहीं होगा, नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर इसको डालेंगे हम लोग। लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस के अंदर ऐसी चीजें आया करती हैं। ठीक है बात। लास्ट हमारा है एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, यानी जो हमने एडवांस दे रखे हैं वो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, यानी 1 साल के भीतर भीतर उनकी रिकवरी होने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा ये कह रहा है। अगर ऐसा है तो 1 साल के भीतर भीतर कोई सामान हमारे पास आने वाला हो, कोई पैसा हमारे पास आने वाला हो, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसे हम करंट एसेट बोलेंगे। ठीक है बात। अभी क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसकी सब हेडिंग हुई। ठीक है बात। तो मैं बेटा फिर कह रहा हूं कि इनको करने के लिए ना आपको बैलेंस शीट के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है बात। और फिर भी अदरवाइज आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना, एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो 30 से 40 मिनट की, 50 मिनट की, जैसा मैं कह रहा हूँ डाल दूंगा, तो वो वीडियो में मैं आपको जो स्पेसिफिक चीजें रहती हैं उनके बारे में बता दूंगा। फिलहाल आप इसको करिएगा एक बारी, है ना। शेड्यूल नंबर 3 है आपकी पार्ट, जो थर्ड बुक आपकी जो है ना, उसमें शेड्यूल नंबर 3 यानी जो बैलेंस शीट का एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें शेड्यूल नंबर 3 के ऊपर ये सारी बातें करी गई हैं, तो वो एक बार रिवाइज करिएगा, चीजें हो जाएंगी बेटे। ठीक है बात। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको उतार लीजिए, जैसा भी आपको करना है वो आप कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ROI हमको निकालना है, एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2 रेशियो के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है, एक तो ROI के ऊपर बात करनी है और एक एसेट्स टर्नओवर रेशियो के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है बात। तो हमें क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर रुपीज 6 लाख, टैक्स रेट वॉज रुपीज 40%, 15% डिवेंचर वर ऑफ रुपीज 20 लाख, 10% बैंक लोन वॉज रुपीज 20 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज 30 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 40 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस वर रुपीज 10 लाख, सेल्स वर रुपीज 3,75,000, ठीक है, सॉरी 3,75,00,000 की दी है, एंड सेल्स रिटर्न उसमें है 15 लाख की। ठीक है बात। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बाय दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव टू calculate 2 ratios. The first one is ROI and return on investment, and the second one is assets turnover ratio. ठीक है बात करते हैं इनके ऊपर। देखिए बच्चे, तो अगर हम बात करें ना ROI की, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो हमारे पास फॉर्मूला है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बात, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब बात करें भाई EBIT क्या है, E मतलब अर्निंग, B फॉर बिफोर, एंड I फॉर इंटरेस्ट, एंड T फॉर टैक्स, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहलाता है EBIT। ठीक है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो हमारा ROI का फॉर्मूला है बच्चे। आप सब लोग जानते होंगे, आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो वहां पर कैपिटल एम्प्लॉय और EBIT इंटू 100 ये फॉर्मूला हुआ ROI का। ठीक है बात। अब सोचने वाला मुद्दा कि कैपिटल एम्प्लॉय क्या है बेटा, देखो ये चीजें टुकड़े में आपको याद होनी चाहिए। अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉय की, तो कैपिटल एम्प्लॉय निकालने की 2 अप्रोचेस होती हैं, एक एसेट साइड अप्रोच है और एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच है। होप क्लियर होगा आपको। तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास डेट्स प्लस इक्विटी का फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है फिलहाल। डेट्स प्लस इक्विटीज का फॉर्मूला हुआ, डेट का मतलब मेरा सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट से है, और इक्विटी का मतलब हुआ
शेयर जितनी भी हमारी कैपिटल रहती है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, ये पार्ट हुई इक्विटी के। डेट्स का मतलब हुआ जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेंगी, जितने भी लॉन्ग टर्म आपके डेट्स होंगे, डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, है ना, ऐसी चीजें जो आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स हैं वो आपकी डेट के अंदर आती हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये कितना है, हमें क्वेश्चन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स वर्थ 6 लाख रुपए लिखा है, टैक्स रेट 40% लिखा है, 15% डिबेंचर व रुपीज 20 लाख का है, बैंक लोन 20 लाख और आपका, ठीक है, डिबेंचर आपके हैं 20 लाख रुपए के और बैंक लोन भी आपका 20 लाख रुपए का है। ठीक बात। ये डेट की बात अगर हम देखें तो यहाँ डेट में क्या क्या आएगा भाई, अगर हम डेट की बात करें ना तो यहाँ पर डेट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर डेट में आएगा बच्चों, एक तो बैंक लोन हो गया, ठीक है बात, एक हम बात करेंगे बैंक लोन की, ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, एक बैंक लोन की बात होगी प्लस डिबेंचर्स की बात होगी, ठीक है, प्लस डिबेंचर की बात होगी डेट्स के अंदर। इक्विटी के अंदर बात करें तो इक्विटी के अंदर होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है बात, एक प्लस हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्लस हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, और उसके बाद हमारा आएगा बेटे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारी चीजें बेटा आएंगी किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। तो ये हमारा फॉर्मूला अल्टीमेट लेवल पर पूरा मेंट हो रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। बात करें भाई बैंक लोन कितने का है, तो हमारे पास बेटा बैंक लोन है 20 लाख रुपए का, हमारा जो बैंक लोन है वो है 20 लाख का और डिबेंचर भी 20 लाख रुपए के हैं, ठीक है बात। तो 20 लाख का बैंक लोन है हमारे पास और डिबेंचर भी हमारे बच्चे 20 लाख रुपए के हैं, ठीक है बात। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखें हम कितने की है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चे हमारी है, ठीक है बात। तो हम बात करें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 30 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारी, और इक्विटी 40 की, ठीक है बात। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए की है और इक्विटी कैपिटल हमारे है बच्चे 40 लाख रुपए की, ठीक हो गई बात। उसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी हमको क्वेश्चन में गिवन था, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी हमारे पास है 10 लाख रुपए के। तो अल्टीमेट लेवल पर कैपिटल एम्प्लॉय हमारी इतने से बच्चे आ गई, ठीक है बात। ये अल्टीमेट लेवल पर हमारा मामला हुआ किसका, कैपिटल एम्प्लॉय को निकालने का, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट से है और इक्विटी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है बात। तो बैंक लोन लिखा, डिवेंचर लिखा है, तो डेट्स की बात हो गई। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया, इक्विटी शेयर कैपिटल आया, रिजर्व एंड सरप्लस आया, ठीक बात। तो यहाँ बैंक लोन 20 लाख रुपए, डिवेंचर 20 लाख रुपए के हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए की, इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए के, रिजर्व एंड सरप्लस भाई 10 लाख रुपए। तो अल्टीमेट लेवल 20 40 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 70 और 40 अगर करें तो 70 लाख हो गया ये, और मान लिया 10 लाख इसको तो 80 लाख, और ये हो गया 40, तो ये हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारा जो मामला आया ना बच्चे, वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आया। तो ये आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपकी आई बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बात। अब रहा हमारा भाई ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये कैसे निकलेगा। देखिए अब इसका एक वर्किंग नोट हम लोग को करना पड़ेगा। वर्किंग नोट पर जरा आप ध्यान दें, उस वर्किंग नोट को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। वर्किंग नोट है ये, ठीक है बात। हम इस पर ध्यान देंगे हमको ये कैसे करना है बच्चे, ठीक। देखिए बच्चे, तो हमें देखो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट हम लोग को चाहिए, ठीक बात। अब हमें क्या दिया है बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी 40% के टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट रहा था ना वो 6 लाख रुपए रहा था, यानी इसने टैक्स पे कर दिया। अब टैक्स से पहले का, यानी कौन सा टैक्स, जो टैक्स दिया होगा 40%, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा ना वो 6 लाख बचा। हमें पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट देखो कितना है भाई, कैसे निकालेंगे। अब देखो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ, देखो 6 लाख आपका दिया है आफ्टर द टैक्स, ठीक है बात, इनटू हम लोग देखो अगर हम 6 लाख का निकालते हैं ना 40%, अगर हम 6 लाख का निकालें 40%, तो हम करते हैं 6 लाख इंटू 40/100, करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। अगर हम 6 लाख का 40% निकालें तो 40/100 हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ पर कहानी क्या हुई, मान लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 100 रुपए, तो आपने टैक्स दिया 40%, तो आप क्या बचा 60 रुपए, है ना। तो ये 160 हमें दिया है, ये दिया है 60, ये अल्लाह, तो हमें पहुंचना यहाँ पर है। तो यहाँ करने का तरीका बच्चे क्या हो जाता है, यहाँ सारा मामला उल्टा हो जाएगा, 100 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 60, ठीक है बात। यानी अब अगर इससे काटे, अब 6 पेंजा तो ये आएगा बेटा 10 लाख रुपए, तो ये आपका 10 लाख रुपए आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था आपका 10 लाख रुपए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था आपका 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख में आप देखो क्या करें, ऐड कर ले, इस 10 लाख में आप ऐड कर लें क्या, बैंक लोन का जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन। अब बैंक लोन पे इंटरेस्ट है कैसे निकलेगा, बैंक लोन आप देखें जरा कितने का है आपका, तो आपका जो बैंक लोन है वो 20 लाख का बैंक लोन है और 10% उस पर इंटरेस्ट है। तो बैंक लोन पर जो वो कैसा आएगा बच्चे, 10 लाख रुपए इंटू करेंगे आप 10/100, तो ये निकलेगा बच्चे, चलो 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ 2 लाख रुपए, ठीक है बात, 2 लाख रुपए आपका ये हुआ। उसके बाद अगर बात करें डिबेंचर, 15% के डिबेंचर है और 30 लाख रुपए के डिबेंचर है, तो ऐड हम करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है, कितने भाई, वो है 30 लाख रुपए के, 30 लाख इंटू 15/100 हम लोग कर लें तो वो बच्चे हो जाएगा, ठीक है, वो 15% आई थिंक 20 लाख रुपए के, भी सॉरी 20 लाख रुपए के हैं ना, हाँ 20 लाख रुपए के हैं, 30 लाख के नहीं 20 लाख के हैं, 15% तो 15 नहीं 30, ये हो गया 3 लाख रुपए आपका, ये हो गया, ठीक है बात। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर हम देखें तो 10 लाख का ये बिल्कुल अलग बात है, हाँ ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट दिया होगा इस पर 2 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इस पर दिया होगा 3 लाख रुपए का। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहा ना बेटे, वो 15 लाख रुपए रहा होगा, ठीक है बात, वो हमारा 15 लाख रुपए रहा होगा, रखिए अभी फॉर्मूले में। तो ईबी जो ये आपका ईबीआईटी है वो आपका 15 लाख रुपये है, ठीक है बात, वो आपका 15 लाख रुपये आता है, ठीक है बात, वो आपका आया बच्चे 15 लाख रुपये, ठीक। और नीचे आपका अगर हम कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो हमने निकाला 1 करोड़ 20 लाख रुपए आया हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारे ये आया हुआ है, ठीक है बात, 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारे ये आया बच्चे, इंटू करेंगे हम लोग 100। अब इसको अगर आप डिवाइड करें तो अगर हम डिवाइड करें तो ये बेटा आ रहा है, ये आ रहा बेटा आपका 12.5%, 12.5%, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, ये आपका 12.5% आ रहा है। सबसे मजेदार बात इसमें बेटा ये समझने वाली है, हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो मैंने पहले क्या करा, 6 लाख इंटू 100 बटे 60 क्यों किया, क्योंकि 100 में से आप 40 दे चुके थे, 60 बचा। अगर हम उल्टी बात कर रहे हो ना, उल्टा अगर निकाल रहे हो तो ये उल्टा सिस्टम कर दीजिएगा, अदरवाइज 100 नीचे आता है, अभी ऊपर आएगा, नीचे 60 आ जाएगा, क्योंकि 40-60 से आप दे चुके हैं, इसलिए मैं सॉरी 100 से 60 40 आप दे चुके हैं, 60 बचा आपके पास, तो इसलिए ऐसा किया गया। फिर 2 लाख का आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया होगा या बैंक लोन दिया होगा, जो भी रहा, और 3 लाख आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, तो अल्टीमेट लेवल पर आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था बेटा, वो 15 लाख रुपये था, ठीक है बात। अभी करिए आप इसको आराम से, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले बेटे, फिर मैं अगले पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट हम लोगों ने करना है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉइज का फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय अभी हमने देखा था, निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम तरीके से निकलेगा, 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो निकल रहा था, तो वो बात हमको पता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब देखें तो दैट इज नेट सेल, एग्जैक्ट लेवल पर सेल आपकी कितनी हुई है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात करें सेल्स, हमको इस क्वेश्चन में दे रखी है 3 करोड़ 75 लाख रुपए की, और सेल्स रिटर्न हम लोग को दे रखा है 15 लाख रुपए का। अगर आप 3 करोड़ 75 लाख रुपए से अगर 15 लाख रुपए लेस करते हैं तो अल्टीमेट बचता है आपका 3 करोड़ 60 लाख रुपए। तो यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए रखेंगे बच्चे, ठीक बात। एंड कैपिटल एम्प्लॉय हमने देखा था, अभी हमने जब इससे पहले क्वेश्चन कर रखा है, तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉय आ रही थी, ठीक है बात। अब करें आप इसको सॉल्व, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हुए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हुए, तो 12×3 = 36। तो आपका आंसर क्या है बच्चे, 12×3 = 36, तो आपका आंसर आया 3 टाइम। टर्नओवर हमेशा टाइम्स में निकलता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, तो ये इसे करने का बच्चे तरीका रहेगा, ठीक है बात। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका, देन वी विल मूव अहेड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम अगर हम देखें तो वहां पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो इज 0.31, state whether the following transaction will improve, decline or will have no changes on the debt to capital employee ratio, also give the reason for the same, ठीक है बात। हमें अल्टीमेट लेवल पर बात कही है क्वेश्चन ने कि भाई जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है ना, उसका रेशियो हमको दिया है 0.3:1, इसका फॉर्मूला हुआ डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है बात। अब हमसे हमें ट्रांजेक्शन दिया है, और ट्रांजेक्शन देने के बाद हमसे पूछ रहा है कि जो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय वाला रेशियो है ये इंप्रूव होगा, ठीक है, कि डिक्लाइन होगा, या फिर नो चेंजेस यानी सेम रहेगा, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला, ये हमको अल्टीमेट लेवल पर बात करनी है, ठीक है बात। तो देखें, समझते हैं आराम से। सेल्स ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज 9 लाख। पहले तो हम समझें, अगर हम बात करें ना कैपिटल एम्प्लॉय की, तो आपको आई होप एक बात याद होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो इसको निकालने के 2 अप्रोचेस हुआ करती थी, एक थी एसेट साइड अप्रोच, एक थी बेटा लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है बात। एक थी लाइबिलिटी साइड अप्रोच, उस लाइबिलिटी साइड अप्रोच में था इक्विटी, हमें लेनी होती थी इक्विटी, ठीक है, प्लस लेने होते थे डेट्स। अगर हम इनको जोड़ दें इक्विटी और डेट्स को, तो हमारी लाइबिलिटी वाली अप्रोच से यानी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी वाली अप्रोच अगर हम पकड़ें तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉय निकल आता था, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस।
डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स है आपका, जैसे बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, इनको हम ऐड करने के बाद लाइबिलिटी साइड से अगर देखें तो कैपिटल एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। एसेट साइड की अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ हमने क्या लेनी थी, हमने लेनी थी टोटल एसेट्स। क्या लेनी थी? टोटल एसेट्स, वेदर करंट और फिक्स्ड, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टोटल एसेट्स आपको लेनी थी माइनस करंट लाइबिलिटी आपने करनी है। अगर आप टोटल एसेट से करंट लाइबिलिटी को घटा लेंगे तो अल्टीमेट लेवल पर आपका कैपिटल एम्प्लॉय निकल आएगा। बात वही हुई, कान यहाँ से पकड़ोगे यहाँ से पकड़ो, बात बिल्कुल एक ही है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेट लेवल पे इस फॉर्मूले का मतलब भी इक्विटी प्लस डेट ही हुआ। ठीक बात, तो ये दोनों अप्रोच हमारे पास थी। अगर इस ट्रांजेक्शन में अगर हम जाए ना तो ये इसकी बात कर रहा है, मतलब एसेट साइड अप्रोच की बात हो रही है। अब समझे जरा, ठीक है बात। हमारा फॉर्मूला डेट है, मतलब डेट का मतलब क्या है भाई, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय हमारा पास है ना, फॉर्मूला हमारे पास है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है बात। अभी जो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें डेट की अगर हम बात करें, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट से मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब क्या है भाई, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, और टोटल एसेट्स का मतलब भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों आती है बच्चे। ठीक है बात। अब यहाँ देखें, सेल ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्टिंग 10 लाख, इक्विपमेंट तो फिक्स एसेट्स हुई, यानी ये तो घटी है आपकी। ठीक है, ये चली गई, ये हुई आपकी माइनस 10 लाख रुपए से, हुई कि नहीं हुई भाई? 10 लाख का सामान बेचा ना आपने, 10 लाख का सामान बेचा, लेकिन बेचा आपने 9 लाख में। अगर 9 लाख में बेचा होगा तो 9 लाख आए भी होंगे, यानी करेंट एसेट्स में 9 लाख रुपए आए भी होंगे। समझे ना एक बात को? एक फिक्स एसेट्स आपकी जो 10 लाख रुपए थी वो तो चली गई, उसके बदले 9 लाख रुपए आपको करंट एसेट्स के फॉर्म में आए, मतलब बैंक में आया होगा, कैश में आया होगा, वट। यहाँ पर 9 लाख रुपए आए और 10 लाख रुपए गए, तो अगर इवेंचुअली देखें तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट देखें तो अल्टीमेट इफेक्ट ये हुआ कि माइनस 1 लाख रुपए हुआ है ना, मतलब 1 लाख रुपए की कमी पड़ गई। अगर 1 लाख की कमी पड़ गई, अगर ऐसा 1 लाख की टोटल साइड अप्रोच में कमी हो गई तो कैपिटल एम्प्लॉय जो आपकी है वो डिक्रीज होगी ना। तो अगर डिक्रीज हुई तो देखो, मैंने माना ऊपर 3 था, ठीक है, देखो माना ऊपर 6 था, आज तक नीचे 2 था। ठीक है बात, तो इसका रेशियो कितना आएगा भाई, 3 2 3 6। ठीक बात, ऐसा ही तो होगा। अगर अगर माना ऊपर 6 था और नीचे अगर 1 हो जाए तो क्या होगा भाई, अब 6 आएगा रेशियो, मतलब अगर नीचे वाला घटेगा ऊपर वाला सेम रहेगा तो रेशियो 6 हो जाएगा ना। यही बात हमने यहाँ लिखी है, दैट रेशियो विल इंप्रूव। रेशियो इंप्रूव होगा क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉय यानी जो नीचे वाला है ना, डिनोमिनेटर तो कम हो गया और जो न्यूमिनेटर है वो सेम रहा। अगर ऐसा है तो भाई फिर तो इंप्रूव होने की कंडीशन है, तो रेशियो विल इंप्रूव। क्या रीजन रहा इसका, रीजन आपने देना है, रेशियो विल इंप्रूव होगा। रीजन क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉय विल डिक्रीज एंड डेट विल रिमेन सेम। डेट पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा और ये घट रहा है, बिल्कुल एग्जाम्पल वाला है। पहले 6 2 का एग्जाम्पल था, 3 आ रहा था आंसर, अब 6 और 1 हो गया, नीचे वाला 1 हो गया, ऊपर वाला 6 है, तो भाई इंप्रूव होगा ना, आंसर 6 आने वाला है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि रेशियो विल बी इंप्रूव। ठीक है बात, अगली बात समझते हैं। अगला देखो, मैं क्वेश्चन आपको फिर फ्लैश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा है अगले वाले में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1 लाख फॉर अ क्रेडिट ऑफ 15 मंथ अज्यूमिंग ऑपरेटिंग साइकिल इज फॉर 18 मंथ। ठीक है, 18 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल, वो हमारा कोई तामझाम नहीं हुआ, वो उससे कोई मतलब हमें है नहीं। देखिए हम करेंगे इसे, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, मैंने सिर्फ इतना लिखा है, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख। ठीक है, इनके आंसर देखो क्या कर रहे हैं, आप आंसर 1 आंसर 2 करके लिखेंगे, मतलब एक लाइन में क्या लिखे, रेशियो विल इंप्रूव। यहाँ पर एक लाइन और आएगी, एक सॉरी नॉट लाइन, एक वर्ड आएगा रीजन, तो रीजन के बाद रीजन आपने डाल देना होता है। मतलब सिंपल बात है, मैं आंसर करके लिख रहा हूँ, आंसर नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन रिपीट तो करना नहीं पड़ता एग्जाम में, आपको सिर्फ रीजन देना है, यानी आंसर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेशियो विल इंप्रूव, नंबर 1 का आंसर है रेशियो विल इंप्रूव, यहाँ पर रीजन दे दिया आपने ये। ठीक बात, यहाँ पर अगर बात करें तो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख। अब अगर 1 लाख की आप गुड्स खरीदे तो क्या होगा, देखो बात समझे। फिर जाते हैं एसेट साइड अप्रोच पर। अगर आप गुड्स खरीदेंगे फॉर ₹1 लाख, इन क्रेडिट की बात कर रहा है कि ये खरीदी भी इन क्रेडिट में है। अब हम देखते हैं इसका मामला क्या हुआ। अब देखो एसेट साइड अप्रोच में जाते हैं, तो हमने एसेट साइड अप्रोच में देखा था भाई, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस होती है तो कैपिटल एम्प्लॉय आती है ना, और ऊपर डेट आती है। अब देखो पहले बात तो परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख इन क्रेडिट, और फॉर द 15 मंथ का है, 18 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल है, और 15 मंथ तक की बात हो रखी है, यानी बात हो रही है करंट लायबिलिटी की हो रही है। करंट लायबिलिटी की अगर बात हो तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है ना, तो ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। नीचे बात करें क्या कैपिटल एम्प्लॉय पे कोई फर्क पड़ रहा है, देखें टोटल एसेट्स में क्या हो रहा है, जब आप 1 लाख की गुड्स खरीदेंगे ना तो आपकी करंट एसेट तो बढ़ेगी, बढ़ेगी करंट एसेट्स, बिल्कुल बढ़ेगी सर। 1 लाख रुपए की करंट एसेट आपकी 1 लाख से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी 1 लाख रुपए से, क्योंकि आपकी करंट एसेट तो आ रही है ना, साथ साथ आपकी जो लाइबिलिटीज है वो भी तो बढ़ रही है 1 लाख रुपए की, वो भी तो 1 लाख रुपए की हो रही है। तो अल्टीमेट लेवल पर आपकी करंट एसेट्स यानी जो टोटल एसेट्स वाला पार्ट हुआ वहां पर आपका 1 लाख प्लस हो रहा था, और करंट लाइबिलिटी के थ्रू 1 लाख लेस भी हो जा रहा है। तो क्या दिक्कत हुई, अगर ऐसा कुछ है तो भाई वो तो सेम रहेगा, फिर तो कैपिटल एम्प्लॉय जितनी है उतनी ही रहेगी ना, 1 लाख प्लस भी हुआ माइनस भी हुआ, तो अल्टीमेट लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम क्या लिखेंगे, रेशियो विल रिमेन सेम। क्यों रेशियो विल रिमेन सेम, क्यों, अभी हम इसका रीजन दे दें, बोथ कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, बोथ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एंड बोथ कैपिटल एम्प्लॉय एंड डेट्स विल रिमेन सेम, डेट्स विल रिमेन सेम, ये इसका आंसर होगा, विल रिमेन सेम। ठीक है बात, विल रिमेन सेम।
वो आपकी सेम रहेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। ठीक है बात, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें एक बार, मैं फिर दोनों मुझे मिटाने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको फिर फ्लैश हुआ है, लिखता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 लाख। समझते हैं बात, देखो क्या है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर फॉर रुपीज 2 लाख। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, सुनिए। अब हमारा क्या हो रहा है भाई, इक्विटी शेयर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, जो नॉट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात यहाँ की हो रही है, मतलब लाइबिलिटी साइड अप्रोच की बात हो रही है, कैपिटल एम्प्लॉय पर क्या फर्क पड़ेगा उसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो आपने क्या करा, डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। मैंने माना आपके जो डिबेंचर थे वो 10 लाख रुपए के थे, ठीक है, समझना बेटा अच्छे से बात। डिबेंचर आपके मान लें 10 लाख रुपए के थे और जो आपकी इक्विटी थी वो 20 लाख रुपए की थी। ठीक है बात, आपने क्या करा, आपने 2 लाख के डिबेंचर कन्वर्ट कर दिए इक्विटी में, मतलब प्रेफरेंस शेयर में किया हूँ या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में किया हूँ, किसी में भी कर दिया हूँ, आपने 2 लाख यहाँ डाल इक्विटी में डाल दिए। तो ये तो 2 लाख अगर डाल दिए तो ये तो हो गया बच्चे 22 लाख रुपए, ये आपका अल्टीमेट लेवल पर हो गया 22 लाख रुपए। ठीक है बात, और जो डेट थे ना, डेट थे यानी जो मतलब जो डिबेंचर थे है ना इक्विटी में, फिर अगर आप ऐसा होगा डिबेंचर भी उसमें इंक्लूड होते हैं ना, डेट्स भी इंक्लूड होते हैं, तो डिबेंचर 10 से 8 बन गए, 10 से 8 बन गए, मतलब नीचे कैपिटल एम्प्लॉय पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कैपिटल एम्प्लॉय पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 यहाँ प्लस हुए 2 वहां से माइनस हो गए, तो कैपिटल एम्प्लॉय के पास तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल एम्प्लॉय तो सेम रहा। लेकिन क्या हुआ, जो डेट है ना बच्चे, डेट तो घट जाएगा ना, डेट डिबेंचर कन्वर्ट हो गए हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो भी फिर आपका जो डेट से वो तो कम हो गए, ये कम हुआ और ये बढ़ा, ये कम हुआ और सॉरी ये कम हुआ और ये सेम रहा, ऊपर वाला कम हो गया और ये सेम रहा। अगर ऐसा होगा ना, ऊपर वाला कम और नीचे वाला सेम रहेगा, तो चीजें फिर डिक्लाइन वाली होंगी, रेशियो विल बी डिक्लाइन। ठीक है बात, देखो ऐसे समझो, ऊपर 6 था, आज तक नीचे 2 था। ठीक बात, अब अगर ऊपर वाला सेम रहे, नीचे वाला, ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला कम हो जाए, अगर ऊपर वाला भाई, नीचे वाला तो सेम है, ऊपर वाला अगर कम हो जाए, मतलब ये 4 हो जाए, तो भाई फिर तो यहाँ 2 आएगा ना, डिक्लाइन की कंडीशन है ना। आज तक 2 3 6 हो रहा था, मतलब आज तक क्या हो रहा था, यहाँ 6 था, यहाँ 2 था, तो 2 3 6 आंसर आ रहा था। अब नीचे वाला तो सेम है, लेकिन ऊपर वाला कम हो गया, तो 2 2 4 यानी डिक्लाइन की कंडीशन है कि नहीं है, तो मैंने लिखा है रेशियो विल डिक्लाइन, जो रेशियो होगा वो डिक्लाइन होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज उसका रीजन है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉय विल रिमेन सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपकी रिमेन, मैं आपको देखो रीजन भी दे रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉय विल रिमेन सेम। अब ये रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा बच्चे, ये रट्टा मारने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, इन पर कमांड बनानी है, इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपकी कमांड इन पर होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉय विल रिमेन सेम एंड डेट्स विल डिक्रीज, एंड डेट्स विल डिक्रीज, ये आप इसमें रीजन देंगे बच्चे। ठीक है बात, तो आखिरी बात हम लोग समझ लेते हैं। आखिरी बात में कहा है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू द इक्विटी शेयर, ये सॉरी ये तो थर्ड बात हमारी थी। आखिरी बात है टैक्स रिफंडेड ऑफ रुपीज 50,000। आखिरी बात क्वेश्चन ने कही है टैक्स रिफंड हुआ, चौथा हमसे कहता है कि टैक्स रिफंड हुआ। ठीक है, टैक्स रिफंड हुआ ऑफ रुपीज 50,000 रुपए। इससे देखो क्या फर्क पड़ता है, अगर टैक्स रिफंड होगा ना, अगर हमारा माना टैक्स रिफंड हुआ, तो टैक्स अगर रिफंड होगा तो क्या होगा भाई, हमारा कैश वाला कॉलम बढ़ जाएगा। कैश वाले में मतलब हम फिर टोटल एसेट्स वाली बात करते हैं, इस टोटल एसेट्स में जो करंट एसेट्स से बढ़ जाएंगे, अल्टीमेट लेवल पर टोटल एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा। अगर बढ़ेगा तो भाई कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ेगी। और क्या फंड आने से, कैश आने से डेट पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो आंसर है नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर क्या होगा, यहां भी कंडीशन क्या रहेगी, रेशियो विल डिक्लाइन। यहां भी आपका जो रेशियो बच्चे वो क्या रहेगा, रेशियो आपका यहाँ पर डिक्लाइन होगा, यहाँ पर सेम कहानी आएगी आपकी, यहाँ पर आप सेम लिखेंगे रेशियो विल डिक्लाइन। क्यों, कैपिटल एम्प्लॉय विल रिमेन सेम एंड दैट कैपिटल एम्प्लॉय विल रिमेन सेम। अच्छा यहाँ पर रिमेन सेम तो नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉय यहाँ पर बढ़ेगी। और ठीक है, यहाँ पर देखो चलो हम लिख ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर रहेगा, आंसर देखें आप एक बार, देखो यहाँ पर क्या होगा, रेशियो विल डिक्लाइन, रेशियो तो डिक्लाइन होगा सर, रेशियो विल डिक्लाइन। कंडीशन क्या हुई, डिक्लाइन होने की, क्यों चांसेस है डिक्लाइन होने के, मैं कह रहा हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉय तो बढ़ जाएगी लेकिन ऊपर वाला सेम रहेगा। अगर ऐसा है कैपिटल एम्प्लॉय बढ़ गई और ऊपर वाला सेम है, तो फिर कहानी खराब हो गई, है ना। ठीक है बात, तो रेशियो विल रिमेन सेम क्यों भाई, क्योंकि जो कैपिटल एम्प्लॉय है वो तो बढ़ रही है, लेकिन डेट सेम रह रहे हैं, तो अगर ऐसा हो तो डिक्लाइन ही होगा, तुम लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय विल डिक्रीज, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉय विल इंक्रीज, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंक्रीज, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज एंड दैट्स विल रिमेन सेम, एंड दैट्स विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। ठीक है बात, तो ये इनके रीजंस रहेंगे बच्चे। तो इस तरीके से इनके रीजन हमको रिकॉर्ड करने थे जो हमने
कर लिए। ठीक है बात। तो नाउ एक क्वेश्चन हमारे पास रह गया सिर्फ कैश फ्लो वाला, वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का। बाकी जो 4 के जो पार्ट है थे, इसका जो क्वेश्चन था और इसका जो पार्ट था वो हमने कर लिया। एक 3 नंबर का क्वेश्चन वो बाई मिस्टेक मुझसे छूट पड़ा, तो उसको हम 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो वाला, उसी के साथ उसको करेंगे समाप्त। एक लास्ट वीडियो और रहेगी बच्चे आपकी, ठीक है बात। तब तक के लिए आप इतने अच्छे से रिवाइज करिए, और ये जो रीजन वाले क्वेश्चन है ना, इनको बहुत स्पेशल पढ़िएगा, क्योंकि इन पर कमांड तब बनेगी जब आप इनकी चीज़ों को समझोगे। रटने बैठोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी बच्चे, ठीक है बात। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।